नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 13 जुलाई 2020 है और आज की इस करंट अफेयर्स क्लास में हम 11 जुलाई, 12 जुलाई के साथ 13 जुलाई की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक विचार के साथ। दोस्तों, आज का विचार स्वामी विवेकानंद जी से लिया गया है। उनका कहना था, द फायर दैट वार्म्स अस कैन ऑल्सो कंज्यूम अस, इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द फायर। उनका कहना था कि अग्नि हमें गर्मी दे सकती है, हमें उजाला दे सकती है और वही अग्नि सब कुछ नष्ट भी कर सकती है, लेकिन इसमें अग्नि का कोई दोष नहीं होता। तो यहाँ पर उनका कहना यही था कि जो अग्नि हमें उजाला भी देती है, हमें गर्मी भी देती है, वही अग्नि सब कुछ जलाकर राख भी कर सकती है। तो इसमें हम अग्नि का दोष नहीं कहेंगे, वहाँ दोष होता है उस व्यक्ति का जो उस अग्नि का किस रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो यदि वो उसका इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करेगा तो वहाँ अग्नि से केवल गर्मी और उजाला मिलेगा, लेकिन वहीं यदि वो उसका अग्नि का जो इस्तेमाल है वो नेगेटिव वे में करेगा तो वहाँ वो सब कुछ नष्ट कर सकता है उस अग्नि की मदद से। तो याद रखिएगा, यही सब सेम जो सेम कंसेप्ट है ये आपके विचारों पर भी लागू होता है। जो लोग अपने सद्विचारों को लेकर चलते हैं वो दुनिया में प्रख्याति पाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग को विचार संग में लेकर चलते हैं वो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और साथ ही पूरे विश्व में और पूरे दुनिया में केवल अपमान पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो सबसे फर्स्ट करंट अफेयर आता है, रिसेंटली भाषण 4 आइलैंड इज इन न्यूज़, वेयर इज़ इट। अभी हाल ही में भाषण 4 आइलैंड जो है ये न्यूज़ में रहा है। हमको बताना है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर बांग्लादेश। ये बांग्लादेश में भाषण 4 आइलैंड जो है ये बांग्लादेश में आपको मिलेगा। बात करते हैं इसकी न्यूज़ की। तो ये जो भाषण 4 द्वीप है, यहाँ पर बांग्लादेश ने जो रोहिंग्या शरणार्थी आए थे, ठीक है, अपने देश को छोड़कर, उनको यहाँ उसने बसाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, अभी हाल ही में बांग्लादेश में कॉक्स बाज़ार में बने शरणार्थी शिविरों से भागने की कोशिश कर रहे 300 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को नावों द्वारा बचाया गया था और जिसके बाद उन्हें अप्रैल 2020 में भाषण 4 द्वीप पर भेजा गया था। ठीक है, पहले इन्हें कॉक्स बाज़ार में रखा गया था, लेकिन बाद में जब वो लोग वहाँ से भागे तो उन्हें फिर वहाँ से हटाकर अप्रैल 2020 में भाषण 4 द्वीप पर भेजा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो द्वीप है इसकी कुछ प्रमुख बिंदु हैं तो वो हमें पता होनी चाहिए। भाषण 4 द्वीप आपका थेंगार 4 द्वीप नाम से भी प्रसिद्ध है, साथ में से 4 पिया द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, इस द्वीप का गठन 2 दशक पहले बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर हिमालय गाद से हुआ था। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो मेघना नदी है उसका जो मुहाना है जहाँ पर वो आके अपने समुद्र से मिलती है ना, तो उस मुहाने पर क्या हुआ, हिमालय से जो गाद आती गई वो वहाँ पर जमती चली गई और इस आइलैंड का गठन, मतलब ये जो आइलैंड है ये बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और ये जो आइलैंड है इसका जो एरिया है वो 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का है। ठीक है, मतलब ये 40 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये एक निर्जन द्वीप है और दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में हाटिया आइलैंड से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में ये स्थित है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो द्वीप है इसकी एक समस्या ये है कि यहाँ पर बाढ़, कटाव, चक्रवात के कारण पारिस्थितिकी रूप से ये अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने चक्रवातों और ज्वार भाटे से बचने के लिए द्वीप के चारों ओर 3 मीटर ऊंची तटबंध बनाया है। ठीक, फिर जून 2015 में बांग्लादेशी सरकार ने इस द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए निवास स्थान का प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण के रूप में चिन्हित भी किया। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन जो बांग्लादेश है उसने 1 लाख मकान बनवाए। 1 लाख उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर मकान बनवाए हैं ताकि यहाँ पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया जा सके। ठीक, अब ये जो यहाँ पर जो ये घर बनवाए गए हैं ये
बांग्लादेश की आश्रयन परियोजना के तहत बनवाए गए हैं और इसमें लगभग 2300 करोड़ का खर्चा आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये न्यूज़ समझ में आनी चाहिए। बात करते हैं इसके मैप की, तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं ये है आपका भाषण चार द्वीप, ठीक है, और ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका इंडिया है, ठीक, और ये है कॉक्स बाज़ार जहाँ से ये भागे थे 300। ये जो कॉक्स बाज़ार है यहीं से ये रोहिंग्या शरणार्थी भागे थे और इनको यहाँ बसाने के लिए अभी इस समय प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन विच डे नेशनल फिश फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व? राष्ट्रीय मछली किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर 10 जुलाई को। ठीक, 10 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं इसकी न्यूज़ की, तो हाल ही में ICAR यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है, ICAR, इसने 10 जुलाई को 17वां नेशनल फ़िश फार्मर्स डे मनाया है। ये जो दिवस है ये डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। ठीक, हुआ क्या था कि 10 जुलाई 1957 में इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने एक प्रेरित प्रजनन तकनीक यानी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था, जो मछलियों के रिस्पेक्ट में काम करती है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये परिपक्व जो मछली होती है उसके प्रजनकों को यानी उसके जो प्रजनक हैं जो प्रजनन करने में उसको मदद करते हैं उनको वो कैद करके प्रजनन के लिए पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये उत्तेजना परिपक्व जो गोनेट्स होते हैं, परिपक्व यानी राइप गोनेट्स से शुक्राणुओं एवं अंडों के सही समय पर निर्मुक्त होने को बढ़ावा देती है। ठीक, साथ में इस तकनीकी को हाइपोफिसेशन भी कहा जाता है और इस तकनीक के कारण ही नीली क्रांति का उद्देश्य साकार हो पाया था। ठीक है, एक तरीके से जिस तरह से हमारे यहाँ जो ह्यूमंस में टेस्ट ट्यूब बेबी का कल्चर है वही सेम कल्चर लगभग इस प्रेरित प्रजनन तकनीकी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। On 10th July 2020, which Ministry of Government of India launched the असीम पोर्टल? 10 जुलाई 2020 को भारत सरकार के कौन से मंत्रालय ने असीम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर रहेगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, बात करते हैं इस न्यूज़ की, तो असीम पोर्टल का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, यानी आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण। इस पोर्टल का इस्तेमाल एक मोबाइल ऐप के रूप में भी किया जा सकता है और इसे विकसित किया था बेंगलुरु के एक कंपनी बेटर प्लस ने और इसमें इसका सहयोग दिया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। ठीक है, इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ये है कि असीम पोर्टल पर उपलब्ध डाटा का विश्लेषण करके नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना। साथ ही असीम पोर्टल NSDC और उससे संबंधित क्षेत्रीय कौशल परिषद यानी सेक्टर स्किल काउंसिल्स को रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स प्रदान करने में मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या कि जो वैसे तो ये लगभग सभी ऐसे कामगारों के लिए पोर्टल है जिनके पास कोई भी रोज़गार नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण भारत के विभिन्न राज्यों से अपने घर को लौटे श्रमिकों को तथा जो वंदे भारत मिशन के तहत जो स्वदेश से भारत आए हैं उन सभी को रोज़गार देने के लिए भी ये पोर्टल काम आएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, इन सभी लोगों ने क्या किया है, कौशल कार्ड में अपना पंजीकरण करवाया है और वहाँ जो डाटा होगा उसे भी इस पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा और होगा इससे ये कि पोर्टल के माध्यम से कुशल कार्यबल को आजीविका के अवसर तलाशने, बाजार में मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने और नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल खोजने में मदद करने के मामले में सूचना प्रवाह की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। होगा क्या कि ये जो पोर्टल है ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। एम्प्लॉयर इस पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन पावर को ढूंढ पाएगा, एम्प्लॉयज़ को ढूंढ पाएगा और उन्हें ईजीली क्या करेगा, कांटेक्ट कर लेगा और लोगों तक रोज़गार पहुंच जाएगा। तो ये है असीम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूलोफिया ऑप्ट्यूसा was rediscovered by forest experts during a routine inspection at Dudhwa Tiger Reserve. What is that?
हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व में एक नियमित निरीक्षण के दौरान वन विशेषज्ञों द्वारा यूलोफिया ऑप्ट्यूसा की पुनः खोज की गई है। हमें बताना ये किससे संबंधित है, जानवर है ये, पक्षी है कोई, फूलदार पौधा है या कीट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व की। तो ये पाया जाता है यूपी में, ठीक है, यूपी में है ये दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक। फिर अब इसमें हुआ क्या है कि वहाँ पर जो नॉर्मली रूटीन इंस्पेक्शन होता है वहाँ पर उनको यूलोफिया ऑप्ट्यूसा पुनः मिला है। अब ये बताना ये किससे रिलेटेड है, तो ये एक फूलदार पौधा है इस तरह का, ठीक है, फूलदार पौधा है और ये ऑर्किड फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में एक नियमित निरीक्षण के दौरान वन विशेषज्ञों द्वारा एक दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति जिसका नाम यूलोफिया ऑप्ट्यूसा की पुनः खोज की गई है। इस ऑर्किड प्रजाति को ग्राउंड ऑर्किड भी कहा जाता है, ठीक है। और इंग्लैंड में जो क्यू हार्बेरियम है, ठीक है, इन्होंने अपने कुछ तथ्य लिखे और उसमें ये बताया कि भारत में इस प्रजाति को वर्ष 1902 में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खोजा गया था, किंतु इस प्रजाति को मूल रूप से 19वीं शताब्दी में उत्तराखंड में खोजा गया, ठीक है। साथ ही गंगा के मैदानों से वनस्पति विज्ञानियों द्वारा इन्हें इकट्ठा किया गया, जबकि इस प्रजाति को 2008 में बांग्लादेश में पहली बार खोजा गया था, ठीक है। ये जो प्रजाति है ये IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध की गई है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक। गौरतलब है कि केरल का जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेलिब्रिटी ऑर्किड के रूप में प्रसिद्ध टाइगर ऑर्किड के खिलने के कारण आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, ठीक है। मतलब केरल का ये भी ऑर्किड से ही रिलेटेड है, इसलिए इसमें मैंने इसे न्यूज़ को जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि केरल में ये जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अभी हाल ही में विजिटर्स का आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर एक टाइगर ऑर्किड नाम का फूल खिला है, ठीक है। अब इस टाइगर ऑर्किड की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह का पौधा है, इस तरह का इसमें फूल आता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रामेटोफिलम स्पेसियोसम, ठीक है, ग्रामेटोफाइलम स्पेसियोसम, ठीक है। इसे गन्ना ऑर्किड और ऑर्किड की रानी भी कहा जाता है। गन्ना ऑर्किड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है बाकी ऑर्किड से, ठीक, और इसे ऑर्किड की रानी भी कहा जाता है। ये प्रजाति अपने विशाल आकार व टाइगर की त्वचा की तरह दिखने वाले के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे टाइगर ऑर्किड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं इस पर टाइगर की तरह क्या है, धब्बे हैं, ठीक। यह न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस की मूल प्रजाति है, ठीक है। Next news, the book title His Holiness the 14th Dalai Lama an illustrated biography will be released recently. Who is related to this book? हाल ही में His Holiness the 14th Dalai Lama an illustrated biography शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, ठीक है। इस बुक का भी हाल ही में क्या किया जाएगा, इसको रिलीज़ किया जाएगा। हमें बताना ये बुक किससे रिलेटेड है, तो आंसर आपका इसमें समझ में ही आ रहा होगा, 14th दलाई लामा से ये रिलेटेड है, ठीक है। अब को बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो ये जो बुक है इसे रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक में दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाने वाले, साथ ही 40 से अधिक वर्षों सलाहकार रहे एक लेखक हैं तेंजिंग गेये टेथांग, ठीक है, तेंजिंग गेचे टेथांग, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। और ये बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो की यादगार यात्रा का वृतांत है। आपको ये दिख रहे होंगे, ये दलाई लामा हैं, ठीक है। और ये अभी इस समय 14th दलाई लामा है और इनका असली नाम जो है वो क्या है, तेंजिंग ग्यात्सो, ठीक है, तेंजिंग ग्यात्सो इनका असली नाम है। इस पुस्तक में उनके मार्च 1959 में भारत आने के लिए मजबूर होने से पहले के इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से की झलक दिखाई पड़ती है। वहीं दलाई लामा की बात करें तो ये हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं और 23 साल की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। उन्हें वर्ष 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो इनके बारे में 2-3 बातें हैं। एक तो ये 1959 में भारत से आए, वो
तिब्बत से भागकर भारत आए थे और 1989 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वर्तमान में जो दलाई लामा है वो 14वें दलाई लामा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच स्टेट गवर्नमेंट फ्लिपकार्ट साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट आर्ट्स क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर। किस राज्य सरकार के साथ फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हस्तकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो आंसर रहेगा यहाँ पर कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है। अभी हाल ही में एक MOU साइन किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार और फ्लिपकार्ट के बीच में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्थानीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बाजार तक पहुंच प्रदान करना। आपको पता है जितने भी छोटे कारोबारी हैं ये बाजार तक अपने सामान को पहुंचाने में असक्षम होते हैं, इसीलिए इनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो यहाँ कर्नाटक राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इन छोटे व्यापारियों के सामान को बाजार तक पहुँचाएंगे। ठीक है। ये जो MOU है ये कर्नाटक के हस्तकरघा विकास निगम के कावेरी और प्रियदर्शनी हस्तकरघा जैसे ब्रांडों को फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के साथ ये जोड़ेगा। ठीक है। साथ में ये जो ब्रांडिंग है ये डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन के कौशल के माध्यम से MSME को लाभान्वित करवाएगा और उसकी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का प्रदर्शन भी करेगा। ठीक है, जिन्हें स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाया गया होगा। तो इससे क्या होगा कि पूरे देश में उपभोक्ताओं को स्थानीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। अब फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो इसके CEO हैं इस समय कल्याण कृष्णमूर्ति। इसके COO यानी मुख्य परिचालन अधिकारी हैं श्री वेंकट रमन। प्रधान कार्यालय है फ्लिपकार्ट का बेंगलुरु कर्नाटक में ही। ठीक, अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है VS येदियुरप्पा। राज्यपाल का नाम है बाजूभाई रुदाभाई बाला और इस कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द UNIFIL यूनिफिल एनवायरनमेंट अवार्ड। हाल ही में किसने यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार को जीता है? तो सबसे पहले हम आंसर देखते हैं। तो आंसर रहेगा यहाँ पे इंडियन बटालियन ने से जीता है। ठीक है। अब बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन ने एक परियोजना के तहत पर्यावरण पुरस्कार जीत लिया है, जिसका उद्देश्य है अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना। ठीक है। तो जो लेबनान में ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स। ठीक है, इसके साथ अभी हाल ही में भारतीय बटालियन को तैनात किया गया है। ठीक है, और इन्होंने एक परियोजना के तहत ये अवार्ड जीता है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि वेस्टेज मटेरियल जो है, वेस्टेज जो मटेरियल है उसको कम करना, प्लास्टिक को फिर से यूज़ करना, ठीक है, उसका रिसाइकल करना, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन और साथ में खाद के गड्ढे का निर्माण करना। ठीक, दूसरे स्थान का पुरस्कार जो है वो वेस्ट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेंटर यानी IMC के लिए मिशन सेक्टर वेस्ट हेडक्वार्टर सेंटर को खाद्य अपशिष्ट और आयरिश पॉलिश बटालियन द्वारा मेज़बान समुदाय को पर्यावरणीय जोखिम कम करके समर्थन देने के लिए दूसरा पुरस्कार मिला है। मतलब यहाँ दूसरा जो पुरस्कार है वो दो लोगों को मिला है, एक तो IMC को और दूसरा आयरिश पॉलिश बटालियन को। ठीक है, इन दोनों को मिला है। और जो IMC है इसको ये अवार्ड दिया गया है खाद्य अपशिष्ट के लिए, उन्होंने वेस्ट हेडक्वार्टर सेंटर बनाया था। ठीक है, उसके लिए। और आयरिश पॉलिश को ये मिला है, इन्होंने मेज़बान समुदायों को पर्यावरण जोखिम कम करने समर्थन देने के लिए अपनी परियोजना के लिए उन्होंने क्या किया, सबको एक साथ जोड़ा है। ठीक है, इसलिए ये बटालियन को सेकंड प्राइज़ दिया गया है। बात करते हैं सिस्टम की। तो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, इसके हेड हैं इस समय वर्तमान में स्टीफेनो डेल कॉल। ठीक है, स्टीफेनो डेल कॉल। इन्होंने ये क्या करते हैं, मतलब ये जो UNIFIL है ये हर साल एनुअल एनवायरनमेंट अवार्ड्स देती है। ठीक है, टू 7 मिशंस एंटिटी फॉर
इनिशिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव प्रोजेक्ट टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। मतलब जो भी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट, इनोवेटिव प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं या ऐसी कोई पहल शुरू करते हैं जिससे पर्यावरण की रक्षा होती है, तो उन लोगों को ये UNIFIL एनवायरनमेंट अवार्ड देती है। ठीक है, तो इस साल ये इंडियन बटालियन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच कंट्रीज एमेजोनिया 1 सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किस देश के एमेजोनिया 1 उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा पहले ब्राज़ील। अब बात करते हैं इस न्यूज़ की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसरो ने अभी हाल ही में ब्राज़ील के लिए एक एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये जो उपग्रह है इसे PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से अगस्त 2020 में मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। ठीक है, इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राज़ील में डिज़ाइन और परीक्षण किया गया है। ये पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह होगा। मतलब ये क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग क्या करेगा? इसका जो मुख्य काम होगा वो होगा अमेज़न के जंगलों में जो वनों की कटाई हो रही है उसको रोकना। ठीक है, तो उस पर ये निगरानी रखेगा, वहाँ पर ये अवलोकन करेगा। ठीक है, साथ ही जो अमेज़न क्षेत्र में आग लग जाती है, अभी हाल ही में आग लगी भी थी। ठीक है, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, अब इस उपग्रह की भूमिका देशों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इसकी मदद से हम किसी भी ऐसे क्षेत्र की मॉनिटरिंग करवा सकते हैं जहां पे हमें लगता है कोई घटना घट रही है। साथ ही ब्राज़ील के उपग्रह द्वारा भेजे गए तस्वीरों से वनस्पति और कृषि क्षेत्रों में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं भारत और ब्राज़ील की। तो भारत ब्राज़ील ने साल 2014 में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी IRS सीरीज़ के ज़रिए डेटा प्राप्त करने के लिए ब्राज़ील के एक पृथ्वी स्टेशन की स्थापना के लिए सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या था कि 2014 में जब 6वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत और ब्राज़ील ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और ये समझौता था IRS सीरीज़ के ज़रिए डेटा प्राप्त करने के लिए ब्राज़ील के एक पृथ्वी स्टेशन की स्थापना करना। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर एक स्टेशन की स्थापना करना इस समझौते का मुख्य काम था। अब बात करते हैं इसरो की। तो इसके निदेशक हैं वर्तमान के शिवन, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। और ब्राज़ील की बात करते हैं तो राजधानी ब्रासिलिया है। राष्ट्रपति का नाम है यहाँ पर जायर बोल्सोनारो, और ब्राज़ील की मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होने वाला, वही इसरो ब्राज़ील का एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा, नाम है जिसका एमेजोनिया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स पुलिस स्टेशन हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री एंड द स्टेट। पूरे भारत में और राज्य में सबसे ज़्यादा उम्दा सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किस राज्य के पुलिस थाने को दिया गया है? तो आंसर रहेगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस थाना देश का और साथ में राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा से प्राप्त हो चुका है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्थित है। ठीक है, हमीरपुर ज़िले में। ये जो रैंकिंग है पुलिस स्टेशन की, इसे जारी करती है भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, भारत सरकार इस तरह की जो रैंकिंग है इसे जारी किसके द्वारा करवाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा। और अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इस पुलिस स्टेशन को एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता पत्र भी प्रदान किया है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ के हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की, तो हैं जयराम ठाकुर, और इसका राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अभी आपने देखा सुना भी होगा, हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में उज्ज्वला योजना के तहत पूरे ज़िले में गैस कनेक्शन करवाती हैं। मतलब पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने उज्ज्वला योजना को 100% लागू करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर रहेगा 10 जुलाई। 10 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं, सॉरी थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ 10 जुलाई लिखा है, एक्चुअली 11 जुलाई को ये बनता है। ठीक है, 11 जुलाई को पर्यावरण
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस, जिसका उद्देश्य है बढ़ती जनसंख्या और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व को, गरीबी को, मातृ स्वास्थ्य को, मानव अधिकार, इस तरह के कई मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस साल इसकी थीम रखी गई है पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19, सेव गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ये इस साल की जो थीम है वो विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा के ऊपर रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर जो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और उस समय जनसंख्या जो थी पूरे विश्व की वो थी 500 करोड़ और तब से प्रत्येक 11 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता था। जो पहला दिवस मनाया गया वो 11 जुलाई 1990 में मनाया गया था। ठीक है, और इस दिवस में ये जो दिवस है लगभग 90 से अधिक देशों में मनाया गया पहली बार। ठीक, बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, तो UNPF, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में। वहीं जनसंख्या कोष के कार्यकारी निदेशक है नतालिया कनेम, ये लैटिन अमेरिकन है। साथ ही यहाँ पर इसकी स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? किसे हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर रहेगा यहाँ पर ज्ञानेंद्रो निंगोम वाम। ठीक है, बात करते हैं इनकी, तो ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्हें अध्यक्ष इसलिए नियुक्त किया है क्योंकि अभी जो वर्तमान अध्यक्ष थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है 7 जुलाई को, जिसके कारण इनको ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये मणिपुर हॉकी से जुड़े हुए थे और ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काफ़ी प्रभावित कर देने वाले काम किए संघ के लिए और इनको 2009 से 2014 तक मणिपुर के हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त भी किया गया था। हॉकी इंडिया की बात करते हैं तो ये 20 मई 2009 को स्थापित की गई थी, मतलब इसकी स्थापना हुई थी और हॉकी इंडिया का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये हैं मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम जो हॉकी इंडिया के वर्तमान अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच अथॉरिटी फॉर्म द वर्किंग ग्रुप टू क्रिएट इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल? किस प्राधिकरण ने इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार्य समूह का गठन किया है? आंसर रहेगा यहाँ पर IRDA यानी IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसने अभी हाल ही में एक टास्क फोर्स बनाया है जो रिसर्च करेगा इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल के ऊपर। बात करते हैं इस न्यूज़ की, तो यहाँ पर है क्या कि जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है यानी IRDA है, जो इसके द्वारा इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के बारे में शोध करने के लिए इस पर और सिफारिश के लिए एक टास्क फोर्स, एक कार्य समूह का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे सुरेश माथुर। ठीक है, सुरेश माथुर इसके अध्यक्ष होने वाले हैं और ये जो पैनल होगा ये महामारी जोखिम पूल की मदद से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों को संबोधित करने की संभावना की तलाशने का काम करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ये पूल बनाया जा रहा है IRDA के द्वारा, ये इन बातों को खोजेगा, मतलब वो जोखिम खोजेगा जो भविष्य में आने वाले हैं, जो लोग फेस करने वाले हैं। तो इसका काम यही है, ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो इस पूल के बारे में शोध करेगा, रिसर्च करेगा, साथ में अपनी कुछ एडवाइस भी देगा कि इसके अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक अध्यक्ष है और बाकी इसमें 9 सदस्य होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो व्हाट पोजीशन डिड इंडिया गेट इन द ग्रीटी 2020 इंडेक्स रिलीज्ड बाय JLL के द्वारा भी हाल ही में ग्रीटी 2020 इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें इंडिया का स्थान कौन सा है? आंसर रहेगा यहाँ 34th स्थान है
बात करते हैं न्यूज़ की, तो JLL का फुल फॉर्म है जॉन्स लैंग लसैल, ठीक है। इसके द्वारा द्विवार्षिक ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, यानी कि ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जिसे ग्रेटी कहा गया है, ये रिपोर्ट वो हर 2 वर्ष में जारी करता है, ठीक है। तो इस साल भी इसने जारी की है, और ये जो रिपोर्ट है ये हमें ये बताती है कि विदेशी बाज़ारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए, मतलब काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनमें कितनी पारदर्शिता है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है। तो ये एक तरीके से जो बाज़ार में कंपनीज़ हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी एक मतलब उसका मार्गदर्शन करने के लिए कि कंपनीज़ यहाँ पर ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकती हैं कौन सी कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंट है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, इसके ऊपर ये इंडेक्स बनाया गया है। ये जो इंडेक्स है 163 शहरों को इसमें कवर किया गया है, 99 देशों के 163 शहरों को इसने कवर किया है। तो यहाँ यदि हम टॉप मोस्ट देखते हैं तो यूनाइटेड किंगडम सबसे नंबर 1 पर है, USA नंबर 2 पर है, और ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर है, ठीक है। बात करते हैं भारत की, तो ये 34th नंबर पर है, ठीक। सो दिस इज़ द ग्लोबल रियलिटी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। Next question, IAF get last of 5 Apache attack helicopter from Boeing. That is a news actually. बोइंग ने वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी कर ली है, ठीक है। हुआ क्या है कि जो बोइंग इंडिया है USA की कंपनी है, और इसने भारतीय वायुसेना यानी IAF को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर अपना आखिरी बचे 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर दी है। इसके साथ ही बोइंग ने भारतीय वायुसेना को सभी 22 नए AH-64E अपाचे की डिलीवरी पूरी कर ली है, ठीक। साथ ही यहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद के चलते लेह एयरबेस में सैन्य स्थिति को मजबूत करने के लिए की गई है। इसके अलावा बोइंग ने 15 CH-47F चिनूक के भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को भी भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है, ठीक। अब बात करते हैं इसकी इस न्यूज़ के बारे में कि इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो कहाँ है। तो बैकग्राउंड यहाँ आपको मिलेगा। हुआ क्या था कि भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार के साथ विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए $3 अरब का एक अनुबंध साइन किया था, ठीक है। और इसकी क्या डिलीवरी चल रही थी अभी तक। सबसे पहली डिलीवरी जो मिली थी वो सितंबर 2019 में मिली थी, और यहाँ इस डिलीवरी में जो अपाचे हेलीकॉप्टर मिले उन्हें पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन बेस पर तैनात किया गया था, ठीक है। तो तब से क्या है इनकी जो मतलब इनकी जो डिलीवरी है वो होती जा रही थी। अभी हाल ही में ये डिलीवरी कंप्लीट की जा चुकी है। जो टोटल 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, साथ में जो 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, ये सभी भारत की वायुसेना में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं बोइंग की, तो ये एक अमेरिकन कंपनी है और शिकागो अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वहीं इसकी स्थापना 15 जुलाई 1916 में ही हुई थी। इसके जो अधिकारी हैं वर्तमान वो हैं डेविड एल कैलहोन, ठीक है, डेविड एल कैलहोन, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया EU वर्चुअल बाइलेटरल समिट ऑन जुलाई 15, यानी वर्चुअली होगी भारत यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ की शिखर सम्मेलन की बैठक होने वाली है और ये 15वीं बैठक होने वाली है, लेकिन कोविड महामारी के कारण ये जो बैठक है वर्चुअली अरेंज की जाएगी। वर्चुअली यानी वर्चुअल बाइलेटरल मतलब कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये मीटिंग होने वाली है, ठीक है। और इस मीटिंग में क्या होने वाला है, इस मीटिंग में जो विचार हैं वो रखे जाएंगे राजनीतिक और सुरक्षा संबंध के ऊपर, व्यापार और निवेश के ऊपर और आर्थिक सहयोग के ऊपर ये लोग चर्चा विचार विमर्श करेंगे। और इन साथ ही दोनों पक्षों के बीच कोविड-19 महामारी और समकालीन वैश्विक विषयों के घटनाक्रम पर भी चर्चा की जाएगी, ठीक। बात करते हैं इस बैठक के बारे में, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन, ठीक है, उर्सुला वॉन डर लेयन जो यूरोपियन
आयोग के अध्यक्ष हैं और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल, ठीक है। और ये तीनों ही मिलकर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, तो ये 27 मेंबर स्टेट्स से मिलकर बनी हुई एक यूनियन है और ये जो स्टेट हैं सभी यूरोप में हैं, ठीक है। इसका जो अभ्युदय, जिसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1957 में रोम की संधि के साथ। यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से इस यूनियन की स्टार्टिंग हुई थी। बाद में इसमें देशों की संख्या बढ़ती चली गई और इसमें नीतियों में भी बहुत परिवर्तन आने लगा। फिर इसके बाद 1993 में मस्त्रिक संधि द्वारा आधुनिक वैधानिक स्वरूप की इसकी नींव रखी गई, ठीक है। जो वर्तमान स्वरूप है वो 1993 में मस्त्रिक संधि के द्वारा इसको रखा गया। दिसंबर 2007 में लिस्बन समझौते के बाद इसमें और व्यापक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई और 1 जनवरी 2008 से शुरू की गई इस प्रक्रिया को, ठीक है। बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, तो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स और यहाँ पर करेंसी जो यूज़ होती है वो है यूरो, ठीक है। नेक्स्ट, ये है आपका यूरोपियन यूनियन का मैप। यहाँ आप देख सकते हैं सभी 27 कंट्रीज़ को। तो ये जो पूरी पार्ट में ये सभी कंट्रीज़ हैं, ये सभी यूरोपियन यूनियन में आती हैं और इन सभी कंट्रीज़ में जो करेंसी है वो यूरो ही चलती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and press the bell icon button also to get my new videos. Thank you everyone and best of luck for your upcoming exams.